हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया एक नए टॉपिक के साथ शुरू करने जा रही हूं। बेसिकली ये मुद्दा अभी करंट में है, जिसमें अमिताभ राय समिति की सिफारिशों पे केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों से अपने विचार, अपने परामर्श मांगे हैं। यानी अमिताभ राय समिति चर्चा में है कि भाई अमिताभ रॉय जो समिति है ये किस के लिए इसका गठन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जेल सुधारों के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अपनी रिकमेंडेशंस हैं। अगर मैं चाहती करंट के टॉपिक को तो मैं खाली अमिताभ रॉय समिति बताती, बात खत्म करती। लेकिन जेल सुधारों की के ऊपर क्या स्थिति है देश में, है ना? जेल से रिलेटेड कानून किसके हाथ में होते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समितियां बनी हैं समय समय पे, उनकी क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं और क्या किया जाना चाहिए, ये समग्र टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं, ताकि यदि जेल सुधारों से रिलेटेड कोई भी मुद्दा आपके मेंस में आए तो आप पूरा आंसर अच्छे से लिखने में सक्षम हो सके। तो आइए इस पूरे के पूरे विषय को बिल्कुल समग्र तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जेल सुधार के बारे में। यहां पे हमको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो भारत में जेल सुधारों की स्थिति क्या है, संरचना क्या है, क्या क्या मुद्दे हैं, जेलों से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं। भाई सुधार किस में करें? जब हमें मुद्दों का पता होगा तभी तो हम सुधार कर पाएंगे ना। इसके साथ ही क्या क्या सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं, कौन कौन सी विशेष समितियां बनी हैं, उनकी क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे एक जो बड़ी बात है, यदि हम भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को देखें तो जेल से संबंधित जो विषय हैं वो राज्य सूची की प्रविष्टि 4 में आते हैं। यानी राज्य सूची की प्रविष्टि 4 के अनुसार जेल और अंदर जो बंद व्यक्ति हैं वो राज्य के विषय होते हैं। यानी उनके ऊपर कानून बनाना, उनके लिए सुधार कदम उठाना, सब राज्य के विषय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, फिर भी गृह मंत्रालय जो है नियमित रूप से जेल और कैदियों से संबंधित विभिन्न चिंताओं पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श देता रहता है। आकलन करते रहते हैं हम विभिन्न समितियों के माध्यम से कि क्या क्या कमियां दिख रही हैं जेलों के अंदर और क्या क्या सुधार होने चाहिए। यहां पे एक गौर करने लायक ये बात है कि यदि हम ब्रिटिश काल का आइडिया देखें तो वहां पे तो भारत को उपनिवेश बनाना था, जेलों में लोगों को रख के दंड देना उस सरकार का मेन उद्देश्य था। लेकिन भारत का उद्देश्य और वर्तमान न्यायिक प्रणाली में जो उद्देश्य है वो बदल चुका है। वर्तमान में उद्देश्य क्या है? अपराधी व्यक्ति के अंदर सुधार की प्रवृत्ति को विकसित करना। यदि हम जेलों में एक तरीके से उनके साथ और अभद्र व्यवहार करते रहे या ऐसी व्यवस्थाएं हमने दी तो वो और बड़ा हो सकता है, और बड़ा अपराधी बन के कल को बाहर निकले। इसलिए वर्तमान जो न्यायिक प्रणाली है वो सुधारात्मक व्यवस्था पे जोर देती है कि हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें, जो भी कैदी हैं, जो भी अपराधी हैं, उनको कि वो उस एटमॉस्फेयर में बेसिकली उनका जो नैतिक मूल्यों का विकास हो और कहीं ना कहीं एक सुधार की प्रवृत्ति उनमें आए। तो ये एक मेन डिफरेंस हम देखते हैं ब्रिटिश जो न्यायिक व्यवस्था थी और वर्तमान जो न्यायिक व्यवस्था है उसके अंदर। लेकिन अगर हम वर्तमान में जेल प्रशासन की स्थिति देखें तो जैसे जेलों का प्रशासन आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाई एक पूरे प्रक्रम से होके कोई भी अपराधी जेल तक पहुंचता है, उसकी यदि मैं बात करूं, यदि हम पिछली शताब्दी में देखें तो समाज के दोषियों को देखने के तरीके में बुनियादी बदलाव आया है। आज हम जेल को सुधार गृह के तौर पे परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सुधार की जो मूल्य है वो विकसित हो किसी ना किसी तरीके से। समाज के जेल और जो दोषी हैं उनको देखने में बदलाव के साथ पिछली जो दंड व्यवस्था थी, यानी जो ब्रिटिश कालीन दंड व्यवस्था थी जिसमें कैदियों को जबरन कैद करना या सजा के तौर पे उनकी स्वतंत्रता से उनको वंचित करना, उसको वर्तमान न्यायिक प्रणाली में बदल दिया गया है। जैसे आप आर्टिकल 21 का विस्तार देखिए। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया? आर्टिकल 21 में कैदियों के भी कुछ अधिकार हैं, इसकी बात कही गई है ना कि भाई कैदियों को भी चिकित्सा का अधिकार होना चाहिए, कैदियों को भी हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं उनकी गरिमा की भी बात आज फंडामेंटल राइट्स में उठ रही है।
ठीक है, तो ये सारे बदलाव हमारी व्यवस्था में आ रहे हैं। यानी वर्तमान में जो जेल है ना, इनको सुधार केंद्र माना जाता है, जिससे पता चलता है कि अपराधियों को दंडित करने की तुलना में, मतलब मेन उद्देश्य उनको दंडित करना नहीं है, मेन उद्देश्य उनको सुधारना है और उनके सुधार को प्राथमिकता में रखना है। तो इसलिए यदि हमें एज अ सुधार गृह जेल बनानी है, तो जो वर्तमान जेलों की संरचना है उसमें हमें बड़ी बुनियादी कमियां दिख रही हैं। जब तक हम उन बुनियादी कमियों में सुधार नहीं करेंगे तो हम इन्हें सुधार गृह के तौर पे परिवर्तित कैसे करेंगे? ध्यान रखिएगा। अब यदि आपराधिक न्याय प्रणाली की एक संरचना देखो तो आपको ये ग्राफ दिखेगा। भाई संसद कानून बनाती है, उन प्रवर्तन कौन करती है अपराधों के संबंध में? भाई किसी भी अपराधी को कौन पकड़ती है? पुलिस पकड़ती है। न्यायपालिका एक लंबी प्रोसेस के बाद उसके ऊपर निर्णय देती है और उसके बाद हम देख सकते हैं सुधार के लिए हम जेल या जो भी सामुदायिक सुविधाएं हैं अलग अलग लेवल पे उनकी व्यवस्था की जाती है। लेकिन असली मुद्दा यहीं पे शुरू होता है, जैसे जिसके लिए अमिताभ राय समिति अभी चर्चा में आई कि भाई क्या वास्तव में जेलों को सुधार गृह माने या फिर विपरीत परिस्थितियां हैं जेलों के अंदर, जिसकी बात होनी चाहिए। क्योंकि वर्तमान में कैदियों के भी राइट्स हैं, है ना, उनके भी ह्यूमन राइट्स हैं, उनके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए कम से कम। तो ये उल्लंघन कैसे हो रहा है? तो उल्लंघन वर्तमान जो जेल संबंधी मुद्दे हैं उनके संदर्भ में हो रहा है। यदि हम वर्तमान मुद्दों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जेल प्रणाली से जुड़े कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिनका हवाले सुप्रीम कोर्ट ने राम मूर्ति बनाम एक वाद आया था, राम मूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्वयं कि भाई जेलों के सामने बहुत ज्यादा मुद्दे हैं और जब तक हम उन मुद्दों का समाधान नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें सुधार गृह के तौर पे कैसे तब्दील करें। जैसे पहला मुद्दा देख लो, अत्यधिक भीड़ भाड़। मतलब जेलों में ना बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, विशिष्ट संख्या में कैदियों को रखने की संस्थाएं बनी हुई हैं। अब जैसे एक डेटा देखो, उदाहरण के लिए 2020 में यह दावा किया गया था कि जो दिल्ली की तिहाड़ जेल है उसमें 15,000 से अधिक अपराधियों को रखा गया। एक डेटा के अकॉर्डिंग भाई 15,000 से अधिक अपराधी इस तिहाड़ जेल में रह रहे हैं। लेकिन इस तिहाड़ जेल की क्षमता कितनी है? लगभग 7,000 कैदियों की है। तो आप 8,000 जो कैदी हैं वो बिना क्षमता के रह रहे हैं, मतलब वहां पे क्षमता नहीं है, संसाधन नहीं है। तो ऐसे में क्या सुधार गृह बना लोगे? यानी सबसे बड़ा मुद्दा है अत्यधिक भीड़ भाड़। एक डेटा यदि आप देखोगे, राष्ट्रीय अपराध जो ब्यूरो है उसके अकॉर्डिंग 2021 में पूरे भारत भर की जेलों में लगभग 5,54,034 लोग थे। लगभग 5.5 लाख मान लो, लेकिन क्षमता कितनी है? लगभग 4.5 लाख की, 4 लाख से भी 4.5 लाख से भी कम की। यानी 1 लाख कैदी अनावश्यक तौर पे उसी संसाधनों में रह रहे थे जो कि क्षमता थी 4,24,000 की, और रह रहे हैं 5,54,000 लोग। यानी कि ओवर कैपेसिटी का ऐसा ही ट्रेंड हमें 19-20 में भी देखने को मिला और वर्तमान में भी ये ओवर कैपेसिटी दिख रही है। यानी सबसे पहला जेलों के समक्ष मुद्दा है अत्यधिक भीड़ भाड़। दूसरा मुद्दा है विचाराधीन कैदी। विचाराधीन का मतलब क्या होता है? ऐसे कैदी जिनके ऊपर अभी फाइनल निर्णय नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का। ध्यान रखिएगा कि वो दोषी है या नहीं है। ऐसे विचाराधीन कैदियों की संख्या जेलों में बहुत बड़ी है। यदि आप डेटा देखोगे ना तो डर जाओगे। ध्यान रखिएगा, सजा का इंतजार कर रहे जेलों में बंद लोगों की जो संख्या है भारत में बहुत ज्यादा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यदि हम एनसीआरबी डेटा की बात करें तो भारत की जेलों में टोटल आबादी का, मतलब जो टोटल जेलों की आबादी है, मान लो टोटल जेलों में 100 लोग रह रहे हैं, उन 100 लोगों में 67.2% ट्रायल कैदी हैं। समझ में आ रहा है? 100 में से 67 लोग ऐसे हैं जो ट्रायल कैदी हैं, यानी जिनके ऊपर फाइनल निर्णय, फाइनल डिसीजन अभी नहीं आया है। इससे क्या होता है? असामान्य परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। विचाराधीन कैदी ट्रायल होने की तुलना में लंबी सजा काटते हैं। भाई विचाराधीन कैदी हैं, वो ट्रायल से पहले ही, मतलब फाइनल डिसीजन से पहले ही वो सजा काट रहे हैं, है ना। तो ऐसे में भी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं विचाराधीन कैदियों की इतनी बड़ी संख्या। यदि हम एक डेटा की बात करें ना तो जैसे आप देखोगे भारत में जो विचाराधीन कैदी हैं वो 67% है। आपने अभी डेटा देखा। यही परसेंटेज यूएसए में 20% है और यदि यूके की बात करें तो उसमें मात्र 11% अपराधी हैं
जो मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यहां से एक बात का निष्कर्ष ये निकलता है कि विकसित देशों की तुलना में हम कहां खड़े हैं, और ट्रायल जो कैदी हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा है, तो भीड़ भाड़ वाला इशू भी है, और इनके भी तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब इनके भी तो अधिकारों का उल्लंघन ही है ना भाई। मैं भी कमेटीज की बात करूंगी तो बताऊंगी कि क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं अलग अलग कमेटीज ने, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला मुद्दा है जेलों में लंबित मामलों की संख्या। 2022 के अनुसार वर्तमान में अदालतों में कानूनी प्रणाली के स्तर पर, ध्यान रखिएगा, लगभग 4.7 बिलियन से अधिक मामले लंबित हैं। मामले ही लंबित पड़े हैं। अब उनका ट्रायल पूरा होने में कितने समय लग जाएगा? लगभग 4.7 बिलियन। सभी यदि न्यायालयों को हम काउंट कर ले इंडिया के, तो इतने मामले लंबित पड़े हैं। इस लंबित पड़े हुए मामलों के चलते विचाराधीन कैदियों की संख्या का परसेंटेज हमारे देश में 67% है जेलों में। तो एक दूसरा है मुद्दा, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा मुद्दा है स्टाफ की कमी है भाई। कैदी इतने हैं और कैदियों की निगरानी और उनको संभालने के लिए स्टाफ बहुत कम है। यहां मैं रेशियो की बात करूंगी, और विकसित देशों से यदि हम तुलना करें, जैसे जेल सुधारों में वास्तव में स्टाफ की कमी है, फंड की कमी है, निगरानी की अपर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, और इसी के चलते क्या होता है, सुरक्षा की कमी है, और जेलों में भी आपराधिक गतिविधियां होती रहती हैं। आप आए दिन सुनते होंगे, जेल में खून खराबा हो गया, जेल में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया, या जेल में महिला का यौन उत्पीड़न हो गया, है ना। तो ये क्यों? इतनी बड़ी संख्या में अपराधी है लेकिन स्टाफ कम है, फंड कम है, सुरक्षा निगरानी की व्यवस्थाएं कम है। ध्यान रखिएगा, 1894 का जो जेल अधिनियम है और 1900 के कैदी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जेल में एक कल्याण अधिकारी होना चाहिए और एक कानूनी अधिकारी होना चाहिए। मतलब एक कल्याण अधिकारी हो प्रत्येक जेल में, इन दोनों अधिनियमों के अनुसार, यानी ये एक कानूनी व्यवस्था है। एक कल्याण अधिकारी हो और एक कानूनी अधिकारी होना आवश्यक है, लेकिन ये पद अभी तक भरे ही नहीं गए हैं। बहुत सारे राज्यों की जेलें ऐसी हैं जहां पे आपको इन दोनों में से कोई भी अधिकारी नहीं दिखेगा। यानी कहीं ना कहीं जो वर्तमान कानून अस्तित्व में है उनका भी पालन ढंग से नहीं हो रहा है। तो स्टाफ की कमी को आपने देखा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देखोगे, भारत में जो कैदी हैं जेलों में और जो जेल कर्मचारी हैं उनका अनुपात है 1:7, लेकिन ब्रिटेन में हर 3 कैदियों पे 2 गार्ड हैं। कम से कम जेलों में जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं या जेलों को जो सुधार गृह के तौर पे माना जाता है वो तभी बनेंगे ना जब उनके कल्याण करने के लिए कोई अधिकारी होगा, एक पूरी समुचित व्यवस्था होगी। यहाँ पे तो स्टाफ ही इतना कम है कि फिर वो अपराधी बाहर भी अपराध करते हैं, जेलों में भी अपराध करते हैं। यानी कथित तौर पर, जैसे एक डेटा दिया है यहाँ पे, तमिलनाडु का एक पुज्झल सेंट्रल जेल है, उसका डेटा है, प्रत्येक 100 कैदियों पर 1 गार्ड नियुक्त किया गया था 2020 में। 100 कैदियों पर 1 गार्ड। 1 गार्ड क्या संभाल लेगा 100 कैदियों को, और क्या उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी सुरक्षा की, निगरानी की, है ना। तो ये तीसरी कमी है जेलों में, यानी स्टाफ की बड़े स्तर पे कमी है, फंड की बड़े स्तर पे कमी है। अगली यदि हम स्थिति देखें तो हमें देखना पड़ेगा महिला कैदियों की स्थिति क्या है जेलों में। तो सबसे पहले तो महिला कैदियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जेलों में, जिसमें चाहे अपर्याप्त आहार है, स्वच्छता की कमी है ना। इसके साथ ही हिरासत में बलात्कार के कुछ उदाहरण हैं। हिरासत में उनके साथ यौन उत्पीड़न हो जाता है, जिसमें पीड़ितों पर चुप रहने के लिए दबाव डाला जाता है। जैसे यदि 2018 का आप डेटा देखोगे तो भारत भर की सभी जेलों में लगभग 19,242 महिलाएं थी। कम डेटा तो नहीं है, 19,000 के आसपास महिला कैदी हैं। तो हमें महिला कैदियों के लिए स्पेशल जेलों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। भाई महिलाओं की अलग आवश्यकताएं होती हैं, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें अलग व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। लेकिन इस तरीके के उत्पीड़न का सामने के जो मामले हैं वो कई बार सामने आते हैं महिला कैदियों के संदर्भ में। जैसे अगला मुद्दा है यातना और यौन शोषण के मामले। कैदियों को कभी कभी हिंसक झगड़ों की, आए दिन आप पढ़ते होंगे, कैदियों में झगड़ा हो गया, 4 कैदी निपट गए, मतलब निपट नहीं गए, दूसरों ने निपटा दिए। अपूर्णीय शारीरिक पीड़ा, क्रूर मनोवैज्ञानिक पीड़ा इत्यादि का सामना करना पड़ता है जेलों के अंदर। यानी यातना और शोषण के मामले भी हमें बड़े स्तर पे दिखते हैं। जैसे आप देखोगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार हिरासत में हिंसा कानून प्रवर्तन का कार्य सौंपे गए
सार्वजनिक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सबसे खराब प्रकार की जाति है। ह्यूमन राइट कमीशन ने साफ तौर पे कहा कि वो कर्मचारी जो अपराधियों या कैदियों की सुरक्षा के लिए तैनात है ना, ऐसे कर्मचारियों के द्वारा यदि हिंसा होती है इन कैदियों के ऊपर तो ये सबसे खराब प्रकार की जाति है। और 2018 तक जो मानसिक रोगों से पीड़ित जेलों में बंद व्यक्ति हैं वो 6000 के मतलब 6500 के आसपास है। तो इससे क्या पता लगता है, यानी बड़े स्तर पे यातना और यौन शोषण के मामले हमें जेलों से आए दिन मिलते हैं। उसके पीछे के रीजन है जो मैंने पीछे बताए, भाई उचित स्टाफ नहीं है, सीसीटीवीज नहीं है, निगरानी की व्यवस्था बेहतर नहीं है ना, शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था बेहतर नहीं है कि भाई यदि किसी के साथ यदि अपराध होता है तो वो कहाँ शिकायत करे, उसका निवारण कितनी तीव्रता से होगा। तो ये सारे मामले जेलों में हमें बड़े स्तर पे दिखते हैं। ये आप महिला कैदियों से रिलेटेड एक फोटो पीछे लगा हुआ है, इसको देख सकते हो। अगला मुद्दा है संक्रामक रोगों से पीड़ित जेलों में कैदी। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। भारत की जो कई जेलें हैं, केस स्टडीज, उन कई रिपोर्ट्स के अनुसार, केस अध्ययनों के अनुसार जेल में रहने के दौरान जो अपराधी हैं वो HIV या जो TB सहित जो संक्रामक रोग हैं उनके संपर्क में आए और जिससे आम जनता खतरे में पड़ गई। तो आपको इस बात की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, आप टेस्ट करो, जो HIV पीड़ित हैं उनको अलग रहने की व्यवस्था की जाए, किसी तरीके से चेक एंड बैलेंस तो करना पड़ेगा। क्योंकि यदि इस तीव्र गति से इस तरीके की संक्रामक बीमारियां फैली तो जब ये कैदी बाहर निकल के आएंगे तो फिर इन संक्रामक बीमारियों का विस्तार ही करेंगे। और जिसमें एड्स जैसी बीमारी है जिसका तो कोई इलाज अभी तक तो साइंस प्रूवन आया नहीं है, तो ऐसे में ये भी एक चिंता का विषय है। इतना आंख बंद करके काम नहीं चलेगा, हमें एक समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहां पे मैं एक बात बताऊं, आप यदि डेवलप्ड कंट्रीज की जेलें देखें, आपने कभी फोटो मीम वगैरह में देखा भी होगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, UK, वहां की यदि आप जेलें देखोगे तो इतनी सुव्यवस्थित तरीके से साफ सफाई, स्वच्छता, हर एक वस्तु की फैसिलिटी, एक तरीके से सुधार गृह के तौर पे वो काम करेंगे। लेकिन यदि आप भारतीय जेलों की हालत देखोगे तो बहुत ही खराब हालत है। आपको फंड लगाना पड़ेगा ना। भारत की जेलों में इतने हजार कैदी रहते हैं तो आप उनकी मनःस्थिति पे क्या प्रभाव डालोगे इस तरीके का अबंदोबस्त करके, है ना। तो हमें सुनिश्चित एक सुव्यवस्थित जो व्यवस्था है वो करनी पड़ेगी जेलों के सुधार के लिए। अगला है, आप देख लो क्या समस्याएं हैं, औपनिवेशिक प्रकृति और अप्रचलित कानून। आज भी भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली के तहत ही काम कर रही है और पदार्थ और प्रक्रिया दोनों के संदर्भ में। और ये जो औपनिवेशिक शासन प्रणाली थी ये तो देश पे शासन करने के लिए बनाई गई थी। ऐसे में अपराधियों को जेलों में रखने का मोटिव क्या होता था कि उनको ज्यादा से ज्यादा क्रूर से क्रूर तरीके से दंडित करना है। लेकिन वर्तमान में तो परिस्थिति बदली है ना, न्यायिक व्यवस्था की संकल्पना चेंज हुई है ना। तो ऐसे में यह संदेहास्पद है कि 19वीं सदी के कुछ नियम अभी भी आधुनिक युग में लागू होते हैं। तो यहां पे भी एक क्वेश्चन मार्क है। ऐसे में यदि आप ब्रिटिश कालीन व्यवस्थाओं को ही लागू करते रहे तो फिर वर्तमान से आप सामंजस्य नहीं बैठा पाओगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जो मुद्दे हैं जेलों, और ये बहुत कमजोर मुद्दे नहीं है, ये ठीक ठाक चिंतनीय मुद्दे हैं। क्योंकि यदि हम वास्तव में ये कह रहे हैं कि भाई हमारा न्यायिक सिस्टम सुधार पूर्वक हुआ है तो हम क्या प्रयास कर रहे हैं भाई। कहने से हो जाएगा क्या कि हम सुधार, हमारी न्यायिक प्रणाली अब सुधार के तौर पे काम कर रही है, हम सुधार गृह बना देंगे जेलों में। जेलों की इतनी सारी समस्याएं हैं, जब तक इन मुद्दों को एक एक करके मतलब एकदम 100% तरीके से इनका समाधान नहीं किया जाएगा तब तक ये जो संकल्पना है सुधार वाली ये थोड़ी कमजोर ही पड़ती रहेगी। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यदि देखें कि भाई कैदियों के भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, तो जैसे आर्टिकल 21 की बात मैंने की थी, तो चिकित्सा देखभाल का अधिकार आर्टिकल 21 में आता है। तो कैदियों का भी तो चिकित्सा का देखभाल है। इसी के तहत आर्टिकल 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की भी गारंटी देता है और किसी भी तरीके का किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीय, क्रूर और अपमानजनक व्यवहार पर रोक लगाता है, चाहे वो राष्ट्रीय हो या विदेशी हो। तो जेलों में बंद कैदियों के भी तो कुछ व्यक्तिगत अधिकार होंगे। ठीक है, वो अपराधी हैं, उनको दंड
मिल रहा है हमारे कानूनों की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके तहत, लेकिन कम से कम जो उनके साथ क्रूर अपमानजनक व्यवहार होते हैं, यौन उत्पीड़न होता है, बहुत सारे मामलों में क्रूरता बरती जाती है, इस तरीके की व्यवस्थाएं जो औपनिवेशिक कालीन व्यवस्थाएं हैं वो तो बंद होनी चाहिए, है ना। तो आर्टिकल 21 इस बात पे जोर देता है। यदि हम आर्टिकल 39A को जोड़ें तो आर्टिकल 39 है, आप लोगों को, आप लोग डीपीएसपी में पढ़ते ही हो कि भाई कैदियों के जेल के अंदर और जेल के बाहर दोनों जगह मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का सरकार का दायित्व है कि राज्य उनको मुफ्त कानूनी सहायता प्रोवाइड कराए, क्योंकि वो अदालत में अपना बचाव करने के साधनों की कमी के कारण वकील नियुक्त करने में असमर्थ होते हैं उनके खिलाफ आपराधिक आरोपों के लिए। तो ऐसे में निशुल्क विधिक सहायता उनको प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये तो हो गए क्या क्या मुद्दे हैं, जेल किसके अंडर में आता है, जेलों की एक पूरी प्रणाली क्या है और क्या मुद्दे हैं, बेसिकली क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं जेलों के सामने। अब हम देखेंगे कि इन जेलों में सुधार की जो प्रक्रिया की शुरुआत है ना वो काफी पुरानी है। समय समय पे समितियां बनाई जाती रही जेलों में सुधार के लिए। अलग अलग विधि आयोग ने डेडिकेटेडली, जैसे 268वें विधि आयोग ने डेडिकेटेडली एक रिपोर्ट सौंपी है ना। तो इन रिपोर्ट्स के ऊपर अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे, एक सॉल्यूशन का एक समग्र दृष्टिकोण हम हासिल करेंगे। जैसे सबसे पहले जेल सुधार पर अखिल भारतीय समिति बनाई थी। जेल सुधार पर अखिल भारतीय समिति, इसे मुल्ला समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसने काफी सारे मुद्दे उठाए। एक मुद्दा तो इन्होंने यही कहा कि भाई कपड़े हो, स्वच्छता हो, भोजन हो, वेंटिलेशन जैसी वस्तुओं के लिए उचित आवास बनाने से देश भर की जेलों की स्थिति में मदद मिल सकती है। यानी जो वर्तमान जेलें हैं घुटन भरी, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई स्वच्छता नहीं है ना, भोजन की एक उचित व्यवस्था नहीं है ना। तो ऐसे में इन सारी बुनियादी ढांचे में हमें सुधार करना पड़ेगा इस अखिल भारतीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो बुनियादी ढांचे में सुधार कर दो। साथ ही हमें जो जेल के कर्मचारी हैं उनको उचित प्रशिक्षण देना पड़ेगा और अलग अलग संवर्गों में, मतलब अलग अलग भागों में विभाजित करना पड़ेगा कि कौन स्वच्छता के मुद्दों को देखेगा, कौन सुरक्षा के मुद्दों को देखेगा, कौन महिलाओं के मुद्दों को देखेगा, इस तरीके से। और जेल भर में जो कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए बेसिकली इन्होंने भारतीय जेल और सुधार सेवा नाम से एक अखिल भारतीय सेवा बनाने का सुझाव दिया था और कहा था कि भारतीय जेल और सुधार सेवा जो है ये एक समझदारी भरा कदम होगा। मतलब एक डेडिकेटेडली आप सेवा बना दो, भारतीय जेल और सुधार सेवा, और इसी के तहत जो कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे उनको आप पर्सनल प्रॉपर ट्रेनिंग दो, किस तरीके से कैदियों से पेश आना है, किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं करनी है, तब जाके हम जेलों के जो सुधार हैं उनको और बेहतर तरीके से व्यवहार में ला सकेंगे। ठीक है, अगला है, ये अखिल भारतीय वाला हो गया। अगला बोला था कि जनता है, नॉर्मल सिटीजन है, मीडिया है, उनके द्वारा जेलों और अन्य सुधारात्मक सुविधाओं का नियमित दौरा जरूरी है। मीडिया जाके देखे जेलों में क्या व्यवस्था है, जेलों की कैसे रह रहे हैं कैदी, ताकि इस विषय के ऊपर पूरे राष्ट्र का ध्यान संकेंद्रित हो पाए, ताकि वो अंदर की स्थितियों के बारे में प्रत्यक्ष रूप में जान सके और पुनर्वास पहल पे जेल प्रशासकों के साथ सहयोग करने की अपनी इच्छा प्रदर्शित कर सके। इसमें जनता भी पार्टिसिपेशन कर सकती है, इसमें मीडिया का भी एक जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके की जो गतिविधियां हैं, मतलब जो वास्तव में जो स्थितियां हैं कैदियों की, वो स्थितियां दिखाएं और जो जेल प्रशासन है उनके साथ सहयोगात्मक रवैये के आधार पे उनको आईना दिखाने का काम करें कि भाई आपको ये कमियां हमें दिख रही हैं, आप सुधार करो। यानी कहीं ना कहीं इस अखिल भारतीय जो जेल समिति थी इसने जनता और मीडिया की जिम्मेदारी को भी बताया था। साथ ही मुकदमे की जो प्रतीक्षा कर रहे कैदी हैं, यानी जो विचाराधीन कैदी हैं, उनकी संख्या न्यूनतम रखी जानी चाहिए और उन कैदियों की अलग, बेसिकली उन कैदियों से अलग किया जाना चाहिए जो पहले से ही दोषी पाए जा चुके हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने सजेशन दिया था कि मान लो जेल है, जेल में 2 प्रकार के कैदी हैं, एक है विचाराधीन यानी जिन पे अभी निर्णय आया नहीं है। भाई हो सकता है कि जिन पे अभी निर्णय नहीं आया है इसमें से बिल्कुल ही हम ये कह सकते हैं निर्दोष भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग है ना, और ऐसे मामले, दुनिया भर के मामले आप आए दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ते ही हैं, निर्दोष भी हो सकते हैं। एक है जो जिनके ऊपर निर्णय आ चुका है, यानी जो वास्तव में दोषी ठहराए जा चुके हैं।
यदि आप इन दोनों को एक साथ रखोगे तो पॉसिबिलिटी किस बात की है कि ये वाले कैदी जो निर्दोष हैं, इनकी मनः स्थिति है ना के ऊपर प्रभाव पड़े। मान लो एक बेचारा निर्दोष किस्म का, जैसे आपने अगर क्रिमिनल जस्टिस 1 देखा होगा, इस तरीके की वेब सीरीज से अटैच किया करो। क्रिमिनल जस्टिस 1, वो लड़का बिल्कुल निर्दोष होता है ना, लेकिन वो जब कैदियों के बीच में रहता है तो उसका उत्पीड़न है ना, उसके साथ मारपीट, हिंसा, तो वो भी एक अपराधी बन के निकलता है। तो ये हमारे क्रिमिनल सिस्टम या हमारा जो जेल सिस्टम है उसकी कमी है ना, इसको सुधारना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या है, रिकमेंडेशंस है, ध्यान रखिएगा। अगला है, चूंकि विचाराधीन कैदी जेल की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, इसलिए त्वरित सुनवाई भी करनी पड़ेगी भाई। एक विचाराधीन कैदी 10-10 साल तक सड़ता रहता है जेल में, 11 साल बाद 12 साल बाद निर्णय आया कि भाई ये तो निर्दोष था, उसके जीवन के तो 10 साल निकल गए ना। तो इसलिए हमें हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम में सुधार होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से आप मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का काम करो, है ना, ध्यान रखिएगा। यानी जमानत प्रावधानों का उदारीकरण के माध्यम से, यानी 2 तरीके के काम कर सकते हैं। एक तो त्वरित सुनवाई कर दें, जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएं, और साथ ही उदारीकृत जमानत व्यवस्था यानी जो बेल जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा लिबरल करें हम, कि जो छोटे मोटे अपराधी हैं उनको आसानी से बेल मिल जाए और जेलों का बोझ भी कम हो। बात समझ में आई? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, ध्यान रखिएगा। अगर मेंस में कभी क्वेश्चन आता है जेल सुधार से संबंधित मुद्दे क्या क्या है, क्या क्या उसमें सुधार हो सकते हैं, तो आप अपनी तरफ से बहुत ज्यादा आइडियाज नहीं ला पाओगे, है ना। ऐसे में यदि आपने इन कमिटीज की रिकमेंडेशन पढ़ रखी है तो आपके पास ढेरों आइडिया हो जाएंगे। आप एक एक रिकमेंडेशन को लिख सकते हो, और ये ऐसी रिकमेंडेशन है जो आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, जो सीधा सीधा दिख रहा है भाई क्या क्या करें। तो इस समिति के अनुसार यदि हम देखें तो सबसे पहले हमें जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको हमें बेहतर करना पड़ेगा। हमें एक भारतीय जेल और सेवा सुधार नाम से एक अखिल भारतीय सेवा समिति बना दे, जिसके विशेष ट्रेंड अंतर्गत जिसके जो है ट्रेंड स्टाफ हो, है ना, कैसे व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही जनता और मीडिया की भूमिका को इन्होंने बताया है। जो विचाराधीन कैदी हैं उनकी संख्या न्यूनतम रखी जानी चाहिए, और अगर विचाराधीन कैदी किसी जेल में रह भी रहे हैं तो जो अपराधी कैदी हैं, मतलब जिनका दोष सिद्ध हो चुका है, उनसे अलग रखे जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और अगला जो विचाराधीन कैदी हैं, हमारी जुडिशियल सिस्टम में हम कुछ सुधार करें, और साथ ही जो जमानत सिस्टम है उसको भी हम उदारीकृत बनाएं। ठीक, अगला क्या रिकमेंडेशन दी? सरकार को जेल सुधारों के लिए पर्याप्त धन, पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त फंडिंग प्रदान करने की जरूरत है। जैसे इन्होंने एक रिकमेंडेशन और दी थी, राजस्थान के सांगनौर में ओपन जेल का एक कंसेप्ट आया कि भाई ओपन जेल आई, इनको स्थापित, और इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि जो अनुशासित कैदी हैं, है ना, आत्म अनुशासित कैदी हैं, उनके लिए ओपन जेल का कंसेप्ट हम लेके आए। और ये भी सलाह दी थी कि सकारात्मक पूर्वानुमान वाले आजीवन कैदियों को अर्ध खुली और खुली जेलों में, यानी जो सकारात्मक जिन कैदियों की अप्रोच हमें दिख रही है उनके लिए हम खुली जेलों की व्यवस्था करें, ताकि इन जेलों के ऊपर जो दबाव है वो कम हो, ताकि जो कैदी एक सुधार की प्रवृत्ति जिसमें विकसित हो रही है, जो आत्म अनुशासन लेके आ रहा है, ऐसे कैदियों को इस तरीके की परिस्थितियों में ना रहना पड़े। यदि हम खुली जेल की ही यहाँ पे बात कर दें तो ध्यान रखिएगा, ये जो खुली जेलों का कंसेप्ट है ना, ये बंद जेलों की तुलना में अपेक्षाकृत लिबरल होता है। यहाँ के नियम आसान होते हैं, यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो इन जेलों की तुलना में काफी उदारीकृत होती है, क्योंकि यहाँ पे आत्म अनुशासित कैदियों को ही लाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी बिना सलाखों वाली जेल के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इसने खुली जेलों के उद्देश्य, मतलब ये जो ऐसी जेलें होती हैं, जो खुली जेलें होती हैं, भागने के खिलाफ कोई शारीरिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती हैं, बल्कि कैदियों के आत्म अनुशासन पर निर्भर करती हैं, जो सावधानी पूर्वक, मतलब इसमें सभी कैदियों को नहीं लाया जाएगा, चयनित कैदियों को लाया जाएगा। यहाँ पे इनको थोड़ा सा आसान परिस्थितियां मिलेंगी, सुरक्षा के नियम आसान होंगे, और बेहतर परिस्थितियां, यानी खुली जेलों का कंसेप्ट भी इस अखिल भारतीय जेल समिति ने दिया था। यानी जेलों में कैदियों को बंद रखना ही जरूरी नहीं है, जो वास्तव में कैदी सुधार की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए हमें भी कुछ उदारीकृत व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एक कमेटी की रिकमेंडेशन आपको याद हुई। इसके साथ ही जेल सुधार पे 268वां
एक रिपोर्ट आई थी विधि आयोग की, इसने कुछ सिफारिशें की थी। एक तो इस आयोग ने ये सजेशन दिया था कि 7 साल तक की 7 इयर्स 7 साल तक की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए गिरफ्तार जो किए गए व्यक्ति हैं उस समय की 1/3 सजा काटने के बाद रिहा कर दिया जाए। यानी जिस व्यक्ति को 7 साल की सजा मिली है, यदि उन्होंने इसका 1/3 सजा काट ली, यानी 3 दूनी 6, मतलब लगभग 2.5 साल से भी कम यदि सजा काट ली है, तो ऐसे लोगों को क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाना चाहिए, ताकि जेलों पे दबाव कम हो। और जो लंबी सजा वाले अपराधी हैं, 7 साल से अधिक वाले अपराधी हैं, यदि उन्होंने आधी सजा काट ली, मान लो यदि कोई 10 साल का व्यक्ति है, 10 साल की सजा मिली है, यदि उसने 5 वर्ष की सजा काट ली हो, तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। तो विधि आयोग ने यह रिकमेंडेशन की थी, ध्यान रखिएगा। 7 साल और 10 साल, 7 साल से कम की सजा है वो 1/3 सजा काट दे तो हो जाएगा, और यदि मतलब 7 साल से ज्यादा यानी लंबी सजा है तो आधी काट दे तो उनको रिहा कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने सजा एक रिकमेंडेशन और दी थी कि मजिस्ट्रेटों को जो यांत्रिक रिमांड आदेश नहीं जारी करना चाहिए, मतलब हर एक मामले में रिमांड का आदेश नहीं जारी करना चाहिए, और पुलिस को भी अनावश्यक गिरफ्तारियों से बचना चाहिए। मतलब जो भी अनावश्यक गिरफ्तारियां हैं तो उनसे बचना चाहिए। ये 2-3 रिकमेंडेशन विधि आयोग की याद रखनी है आप लोगों को। अब आते हैं जो मुद्दा चर्चा में था। ठीक है, मेरा दायित्व इतना नहीं था कि मैं आपको अमिताभ रॉय समिति बता के निकल जाती। मुझे ये लगा कि यदि मैं पूरे टॉपिक को एक साथ समग्र तरीके से आप लोगों को कवर करा दूंगी तो आप लोगों के लिए मेंस में आसानी रहेगी। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय समिति की। 2018 में इस समिति का गठन किया गया था जेल सुधारों से संबंधित। यहां से पीटी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अमिताभ रॉय समिति का संबंध किससे है, तो जेल सुधारों से है। ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये इस समिति के अध्यक्ष थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस अमिताभ रॉय समिति का गठन किया था 2018 में देश भर के जेल सुधारों का अध्ययन करने के लिए और बेसिकली सुझाव देने के लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अमिताभ राय समिति का गठन किया था। इसने काफी सारी रिकमेंडेशन दी हैं। सबसे पहली तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि अत्यधिक भीड़ भाड़ को कम करने के लिए जो छोटे मोटे अपराध हैं उनके लिए फटाफट विशेष जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएं और उनका निवारण कर दिया जाए। यानी तीव्र तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन और छोटे मोटे अपराधों का तीव्र निवारण किया जाए। फिर है वकील कैदियों के अनुपात की। प्रत्येक 30 कैदियों पर कम से कम एक वकील होना ही चाहिए। यानी राज्य के दायित्व की भी बात की, भाई जो सरकारी वकील प्रोवाइड करा रहे हो आप, कम से कम 30 कैदियों पे एक सरकारी वकील होना चाहिए, है ना। ये रेशियो भी बरकरार होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 100 कैदियों पे 200 कैदियों पे एक वकील दे रहे हो, तो वो वकील किस किस की सुनवाई कर पाएगा, है ना। तो इस रेशियो को भी इसने ठीक करने की बात की। कम कर्मचारी के मुद्दे पे इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को जो रिक्त पद हैं उन पे भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देना चाहिए। बहुत सारे रिक्त पद, जैसा कि हमने समस्याओं में देखा था कि स्टाफ की कमी है, तो ऐसे स्टाफ के पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करे। ट्रायल के लिए इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी प्रयोग करने की बात की थी कि जब ट्रायल होता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी प्रयोग किया जाए ताकि समय इत्यादि की बचत हो सके। कैदी के आधार पर इन्होंने कहा कि प्रत्येक नए कैदी को जेल में अपने पहले हफ्ते के दौरान, मतलब जब भी कोई कैदी जेल में जाता है तो पहले हफ्ते के दौरान अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति होनी चाहिए और प्रतिदिन निशुल्क फोन कॉल की अनुमति होनी चाहिए ताकि मानसिक तौर पे जो कैदी है वो स्वस्थ रह सके। क्योंकि भाई आप कोई भी अपराधी है या बहुत सारे जेलों में ऐसे लोग हैं जो अपराधी नहीं है, ये सच बात है। तो ऐसे में यदि आप उनको परिवार से और एक वास्तव में एक अंग्रेजों की तरह उनके साथ पेश आओगे तो फिर एक मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने डेटा देखा कि भारत भर की जेलों में लगभग 6,500 से ज्यादा मानसिक रोगी हैं वर्तमान में। और वैकल्पिक दंडों की भी खोज की जानी चाहिए कि हम और क्या क्या वैकल्पिक दंडों का जो है व्यवस्था कर सकते हैं। ये थी अमिताभ रॉय समिति की रिकमेंडेशंस, और इन रिकमेंडेशंस पे ही अभी केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों से परामर्श मांगा है। ध्यान रखिएगा, इसमें सुझाव दिया था कि केवल छोटे अपराधों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें, मैं बता चुकी हूं आप लोगों को, और जिन लोगों पर छोटे अपराधों का आरोप, इन्होंने जमानत को भी लिबरल बनाने की भी बात की कि भाई जो छोटे मोटे अपराध हैं उनमें बहुत आसानी से जमानत मिलनी चाहिए। ध्यान रखना, ठीक है।
और कानूनी सुधार और न्याय वितरण के लिए भी इन्होंने राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की बात की है कि भाई कानूनी सुधार और जो न्याय वितरण है या जो न्यायिक व्यवस्था में सुधार है उसके लिए भी एक राष्ट्रीय मिशन शुरू होना चाहिए। तो ये थी अमिताभ रॉय की रिकमेंडेशंस, ध्यान रखिएगा। अगली एक समिति बनी थी 1987 में बनी, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी बाद में 1989 या 88 के आसपास, 88 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, जो जेल सुधार पर कृष्ण अय्यर समिति। ये जो कृष्ण अय्यर समिति थी ना, ये बेसिकली महिला कैदियों की स्थिति में कैसे सुधार किया जाए उससे संबंधित थी। जस्टिस कृष्ण अय्यर समिति की स्थापना की गई थी और महिलाओं और बाल अपराधियों से निपटने में उनकी विशेष भूमिका के कारण पुलिस बल में, मतलब इन्होंने ये कहा था कि भाई पुलिस बल में अधिक से अधिक महिला कर्मी भी होनी चाहिए, तो ताकि जो महिला कैदी है, ताकि जो बच्चे हैं, जो कैदी हैं, उनके साथ एक सामंजस्य बैठा सके। ठीक है, तो ये कृष्ण अय्यर बेसिकली महिला कैदियों से संबंधित थी। अब यदि हम देखें कि सरकारों ने क्या क्या कदम उठाए हैं जेल सुधारों से संबंधित, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो हम ये कह सकते हैं, राज्य सरकारों और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार द्वारा संशोधनों को लागू करने के लिए कहा गया था। अलग अलग कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, तो केंद्र सरकार परामर्श देती है कि भाई आप अपने जेलों में इस तरीके से सुधार करो, तो केंद्र सरकार ने सुधार करने के लिए कहा था। विभिन्न राज्यों में जेल मैनुअल कभी कभी ऐसी सिफारिशें भी की जाती रही हैं कि भाई सुधार किया जाए, और अभी बेल व्यवस्था में भी काफी सुधार हुए हैं। जो छोटे मोटे अपराधी हैं उनको आसानी से बेल मिलने की जो प्रोसेस है वो आसान हुई है। समीक्षा समितियां बनी हैं अलग अलग जगह। गरीब और कमजोर कैदियों को कानूनी सहायता देने का प्रावधान जो है आर्टिकल 39A के तहत, जिसके तहत हमने 1987 में एक अधिनियम पारित किया, नलसा बनाया, तो उसके तहत ये सहायता भी दी जा रही है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि चाहे स्वच्छता व्यवस्था हो या अन्य बुनियादी सुविधाओं हो, उसमें सुधार के धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं। चाहे वो फूड सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दे हो, स्वच्छता से संबंधित मुद्दे हो, जल आपूर्ति से संबंधित मुद्दे हो, तो इस तरीके की जो जीवन स्थितियां हैं इनको बेहतर बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। साथ ही जेलों का नियमित निरीक्षण कराया जा रहा है और जो भी उनकी स्थिति है उसके ऊपर समय समय पर रिपोर्ट प्राप्त की जाती है ताकि और बेहतर तरीके से सुधार हो सके। तो मतलब कुछ कुछ प्रयास सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? राज्य सरकारों के द्वारा, लेकिन अभी भी बड़े स्तर पे सुधार होने बाकी है। तो निष्कर्ष के तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि भाई मुल्ला समिति के बाद से भारत में जेलों की स्थिति की जांच करने और सुधारों की सिफारिश करने के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण समितियां बनी, जिसमें हमने चाहे विधि आयोग 268वीं विधि आयोग की रिपोर्ट देखी है, चाहे अमिताभ रॉय समिति देखी है, चाहे कृष्ण अय्यर समिति देखी है। इस तरीके की समितियों ने ढेरों रिकमेंडेशंस दी हैं। हालांकि इन सुधारों को लागू किया जा रहा है, लेकिन बेहतर तरीके से अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिससे हम बुनियादी तौर पे जेलों में सुधार की व्यवस्था को ठीक कर पाएं और परिवर्तन लाने के लिए जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है होनी चाहिए, उस राजनीतिक इच्छा शक्ति का हमें अभाव दिख रहा है। होना क्या चाहिए? तो सरकारों को हमारे समाज के सदस्यों के तौर पे कैदियों की क्षमता को महत्व देना चाहिए। भाई कैदी भी तो समाज के सदस्य है ना, भले ही अपराधी हैं, और बहुत सारे 67% कैदी तो विचाराधीन हैं। तो ऐसे में उनकी क्षमता को महत्व देना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए और मानव जीवन के मूल्यों को पहचानते हुए हमें सुधारात्मक उपचार के प्रयास करने चाहिए, और ये प्रयास तेज गति से होने चाहिए। मुख्य समस्याओं का हल करने के लिए भारतीय जेलों में संरचनात्मक समायोजन की आवश्यकता है बड़े स्तर पे। ऐसा ना हो कि अमीर कैदियों के लिए जेल स्वर्ग बन जाए। आपने कहीं देखा होगा कि अमीर कैदी, कोई वीआईपी कैदी यदि है तो टीवी भी लगा है, एसी भी लगा है, खाना भी घर से आ रहा है ना, और एक गरीब कैदी है उससे उसके घर वालों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो संरचनात्मक समायोजन की जरूरत है, अन्यथा राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े जो अपराधी हैं उनके लिए जेलें स्वर्ग बन जाएंगी, और जो सामाजिक आर्थिक तौर पे वंचित हैं, गरीब हैं, उनके लिए जेलें नर्क बन जाएंगी। हमें अंत में ये याद रखना चाहिए कि जेल प्रबंधन और कैदी सुधार की समस्या सामाजिक सुधार के मुद्दे का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। समाज सुधार के लिए तो हमें व्यापक तौर पे बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जेलें भी उसका एक छोटा हिस्सा है। यदि हम जेलों को सुधार गृह के तौर पे तब्दील करने में असफल होते हैं, तो जब ये अपराधी वास्तव में समाज में वापस लौटेंगे तो कुख्यात अपराधी के तौर पे ही सामने आएंगे।
बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट विषय है पीटी के और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, विशेष तौर पर मेंस के। पीटी में तो समितियों इत्यादि से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है कि भाई जो जेल और जेल से संबंधित कानून व्यवस्था है वो संघ सूची का विषय है कि राज्य का है कि संवर्ती का है, तो आपको पता लग गया कि हाँ राज्य सूची का विषय है। लेकिन मेंस में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमिताभ राय समिति के संदर्भ में ये बताइए कि वर्तमान में जेलों से संबंधित मुद्दे क्या हैं, अमिताभ रॉय समिति की सिफारिशें क्या हैं और सुधार के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सुधार के लिए हम अमिताभ रॉय समिति की रिकमेंडेशंस तो बता देंगे, साथ में आप अलग अलग अगर बताने का स्कोप नहीं है आंसर में तो हम इकट्ठा बता सकते हैं कि भाई अखिल भारतीय जेल समिति, विधि आयोग की 268वीं रिपोर्ट, कृष्णा अय्यर समिति इत्यादि के अनुसार और क्या क्या सजेशन हो सकते हैं जेल सुधारों के संदर्भ में। इससे आपकी आंसर की जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। सीधा अगर आप मतलब ऐसे ही लिख के आओगे तो फिर एक इंपैक्टफुल जो वो होना चाहिए वो आंसर नहीं हो पाएगा। आशा करती हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगी। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करना चाहते हैं, 13 से 14 महीने में अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज, मतलब 13 से 14 महीने डेडिकेटेड होके आप यूपीएससी के लिए लगना चाहते हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 11 सितंबर यानी 3-4 दिन बाद 11 सितंबर से स्टडी IQ IAS की ऐप पे नया P2I बैच, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बैच शुरू होने जा रहा है। पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल की तैयारी कराई जाएगी। यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड का यदि प्रयोग करेंगे तो आपको ये कंप्लीट जो बैच मात्र 29,999 में मिल जाएगा। 29,999 में पीटी मेंस इंटरव्यू सब कुछ, 2 साल तक वैलिडिटी, आप कितनी भी बार वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, LD Live कोड याद रखना है। और पीडीएफ के लिए आपको जाना है ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। इस टेलीग्राम चैनल पे मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, PDF सब कुछ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, वास्तव में ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी और आपको काफी सारे फैक्ट्स पता लगे होंगे, वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करें। वीडियो पे, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। ध्यान रखिएगा, अच्छे से मेहनत करते रहें और इससे रिलेटेड एक आंसर का अभ्यास जरूर कीजिएगा कि वर्तमान में भारत में जेल सुधारों से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं और जेल सुधारों से संबंधित सुधार के क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। सिंपल सा आंसर लिखना, आपका पूरा जो फैक्ट्स है वो सब इस आंसर में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।